दिसंबर 1972 दो अंतरिक्ष यात्री धातु से बनी एक छोटी सी कैप्सूल में सवार होकर पृथ्वी की ओर लौटने की तैयारी में थे। अपोलो 17 के चालक दल में चांद पर कदम रखने वाले पहले वैज्ञानिक शामिल थे। अंतरिक्ष यात्रियों का खोज कार्य 3 से ज्यादा दिन तक जारी था। उन्होंने कई प्रयोग किए और उससे पहले हुए किसी भी मिशन से ज्यादा सतह का परीक्षण किया। इसी के साथ अपोलो प्रोग्राम संपन्न हुआ और साथ ही करीब 5 लाख पुरुष और महिलाओं का 10 सालों का काम किया। अमेरिका और रूस के मुकाबले में जिसे स्पेस रेस के नाम से जाना जाता है, मानवता ने यह साबित कर दिया कि हम चांद पर चल सकते हैं। जब अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी तब कई लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जल्द ही लौट आएंगे, पर हम नहीं आए। अपोलो का हार्डवेयर वैसे ही पड़ा है चांद की जमीन पर पिछले 40 सालों से अतीत के अवशेष बनकर। हम में से कईयों को स्पेस रेस अब किसी प्राचीन इतिहास जैसा लगता है। कुछ लोग अपोलो की उन खोजों को हमेशा याद करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे कोई मिशन कभी हुए ही नहीं। वो बच्चे जो बचपन में खेल खेल में अंतरिक्ष यात्री बने थे, वो अब बड़े हो चुके हैं और अब वो नाना परनाना भी हो गए। अब सफर के लिए निकल पड़ी है यात्रियों की अगली पीढ़ी। अंतरिक्ष में मनुष्य का साहसी भ्रमण लेने से पहले हमने हमारे सामने खड़ी होने वाली संभावित चुनौतियों को समझने के लिए हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर वहां भेजे। ये अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में हमारी आंखों और कानों का काम करेंगे, हमारे नजदीकी पड़ोसी की जानकारी दिलाने में हमारी मदद करेंगे। हमारे शुरुआती मिशन में से एक रेंजर 9 में जानबूझकर हताहत होने से चंद मिनटों पहले चांद के सतह की हजारों तस्वीरें यहाँ भेजी। उसने हमें पहली बार पहाड़ों और गड्ढों की विस्तृत तस्वीरें दी, जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद मिली। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से नीचे उतरे। रेंजर्स का तो एक ही काम था, तस्वीरें खींचना, और सर्वेयर्स में रोबोटिक भावनी तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पहली बार प्रयोग की। उनके पश्चात हमने रोवर्स को भेजा। रूसियों ने सरफेस पर 2 लूनर रोवर्स उतारे, जिनका वजन एक छोटी सी कार जितना था। पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें ली और चांद की मिट्टी का परीक्षण किया। वैज्ञानिक आज भी इन ऐतिहासिक मिशन से पाई गई जानकारी और नमूनों का अभ्यास कर रहे हैं, पर इन शुरुआत में आए मेहमान ने हमें सिर्फ उन विभागों के बारे में बताया जिन पर वो उतरे थे। और स्पष्ट चित्र पाने के लिए हमें चांद को उसकी कक्षा से देखने की जरूरत है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चांद की परिक्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे हैं और हाल ही में चीन, भारत और जापान ने भी भेजे हैं। परिक्रमा में इन अंतरिक्ष यानों ने चांद का मैपिंग किया है, उसकी जमीन पर मिले रसायनों का कैटलॉग बनाया है और एक जगह से दूसरी जगह होने वाले गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म बदलावों का मापन किया है। चांद पर सफर करने वाला यात्री पृथ्वी से थोड़ा सा कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं उसका 6वां हिस्सा। चांद की गहराई से उठा भूकंप यात्री को पूरी तरह से हिला सकता है। छोटा सा चांद बड़ी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है, उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है।
इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को फांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चांद के यात्री को तापमान में होने वाले इस विस्तृत उतार चढ़ाव का सामना करना होता है, पर चांद के हर एक हिस्से पर इन चरम सीमाओं का अनुभव नहीं होता। ध्रुवों के नजदीकी इलाके में कुछ पहाड़ों पर हरदम सूरज की रोशनी होती है और कुछ गहरे गड्ढों में हमेशा अंधेरा होता है। एलक्रोस नाम का एक अंतरिक्ष यान इन्हीं अंधेरे गड्ढों का अध्ययन करने एक तरफा मिशन पर निकलता है। इस अंतरिक्ष यान के प्रहार के प्रभाव से करोड़ों वर्षों से सूरज की रोशनी से छिपे हुए द्रव्यों का बादल निकलता। इस बादल के भीतर एलक्रोस डिटेक्टर्स को शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुवों पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में उसका विघटन भी कर सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट का ईंधन बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चांद पर अन्य संपदा भी है, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, सोना और प्लेटिनम भी। ये हमारी पृथ्वी पर मदद कर सकते हैं, चांद पर जीवित रहने के लिए मदद कर सकते हैं और दूसरे विश्वों में या उससे परे सफर करने में भी। पर चांद पृथ्वी से बहुत दूरी पर है और सरकारों ने वहां तक सफर करने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं। क्या हम इससे बेहतर और किफायती रास्ता ढूंढ सकेंगे? ऐसी कौन सी बात है जिससे लोग एक नई स्पेस रेस के लिए प्रेरित होंगे? कई सदियों से लोग ऐसे एक्सप्लोरेशंस को प्रोत्साहन देने पुरस्कारों का आयोजन करते आ रहे हैं। 18वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने समुद्री यात्राओं और नेविगेशन को सुरक्षित बनाने के लिए एक इनाम की घोषणा की। करीबन 100 साल पहले न्यूयॉर्क के एक होटल मालिक रेमंड ऑटी ने अटलांटिक को बिना रुके उड़कर पार करने वाले पहले इंसान के लिए एक इनाम की घोषणा की। ये पहला कदम था अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक एयरलाइंस के निर्माण की। हाल ही में घोषित अंसारी एक्सप्रेस ने एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत करने में मदद की, जो यात्रियों को स्पेस की सीमा तक ले जाकर वापस लाती है। ऐसे कई पुरस्कारों ने चुनौतियों की सीमाओं को सफलतापूर्वक खुला किया है और संस्कृतियों को इनोवेटिव तरीकों से बदल डाला है कि अंतरिक्ष का उपयोग व्यापार के लिए कैसे किया जाए और नए संशोधन करके विश्व को कैसे बदला जाए। पहली चुनौती होगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे होना, वो शक्ति जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और अंतरिक्ष यान की उड़ान में बाधा डालती है। आपका अंतरिक्ष यान छोटा और हल्का होना चाहिए, जिससे आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सामना करते हुए कम ऊर्जा खर्च करेंगे। एक बार आपने उड़ान भर ली तो आपको चांद तक पहुंचने के लिए 4 लाख किलोमीटर का अंतर काटने की जरूरत होगी। गणना में एक छोटी सी गलती और आपका अंतरिक्ष यान चांद से कहीं दूर भटक सकता है। सफर के दौरान आपको अपनी दिशा में कुछ बदलाव करने होंगे, वरना आप चांद की जमीन पर एक धमाके के साथ गिर सकते हैं। चांद की परिक्रमा में जाने या चांद की जमीन पर नीचे उतरने के लिए आपको आपकी गति कम करनी होगी, जिसके लिए सही मौके पर सही अवधि तक इंजन का फायरिंग होना जरूरी है। यानी परिक्रमा में प्रवेश करने के लिए आपको यथार्थ गणना की जरूरत होगी। फिर आपको उतरने के लिए सही जगह ढूंढनी होगी। पथरीले पहाड़ और गड्ढों से बचकर आपको एक ऐसी जगह देखनी होगी जो समतल हो। सतह पर उतरने के बाद आपके यान को थोड़ी सी उड़ान भरनी होगी या एक रोवर या छोटे से हॉपर को छोड़ना होगा। जो भी हो, आपके अंतरिक्ष यान को 500 मीटर्स की दूरी तय करनी ही होगी। अब आपको हर हाल में मूनकास्ट शुरू करना होगा। वीडियो और फोटो खींचकर आप उन्हें पृथ्वी पर भेज दीजिए। आपके अंतरिक्ष यान ने जो देखा है उसका आनंद हमें भी तो लेने दीजिए। और एक अहम बात, यानी
वाली सभी टीम्स को अपने खर्चे कम करने होंगे। अगर भारी खोज यात्राएं कम कीमत में होंगी तो हम और भी उड़ानें भर सकते हैं। उड़ान से पहले इन टीम्स को हर एक हिस्से की पूरी जांच करनी होगी। हर एक ग्राम का अपना वजन होगा। सारी गणनाएं बार बार की जाएगी। हर एक टीम ये जानती है कि उन्हें एक ही मौका मिलेगा चांद पर राज करने का। साहसी प्रयास इस इनाम को जीतने के लिए। कौन सा अंतरिक्ष यान ये 4 लाख किलोमीटर का लंबा सफर तय कर पाएगा? कौन सी टीम चांद पर उतरेगी? टीम अपने घर वालों के लिए कौन सा संदेशा भेजेगी? 4 दशकों के बाद चांद की भूमि से आए पहले शब्द कौन से होंगे? पर ये रेस अभी खत्म नहीं हुई। जब अंतरिक्ष यान इस प्रतियोगिता के अंतिम चरण की तैयारी कर रहे होंगे, आप कहां होंगे? क्या कर रहे होंगे? क्या आप अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे होंगे? ये छोटा सा अंतरिक्ष यान हमें ले जाएगा न केवल पृथ्वी से चांद तक, बल्कि वर्तमान से भविष्य की ओर। हमारे रोबोट्स रास्ता तो दिखाएंगे, पर उन्हें हमारे इस दूसरे विश्व को खोजने में मनुष्य की मदद चाहिए। रहने की और काम करने की जगह दिला देगी, जहां से हमें पृथ्वी का जीवन विकसित करने के लिए आवश्यक संपदा मिलेगी, या शायद और आगे की जगहों के लिए उड़ान भरने की प्रेरणा। पृथ्वी पर हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शायद उनके उत्तर हमें यहाँ चांद पर मिलेंगे या फिर अंतरिक्ष में कहीं और। आशा और उम्मीद से देख सकें। वर्तमान से भविष्य की ओर ले जाने वाला सफर चंद छोटी अंतरिक्ष यात्राओं से शुरू हो रहा है, जिसे आगे ले जा रहा है मानवता पर सवार जीत का जबरदस्त जुनून।